गुड इवनिंग टू यू ऑल। कल हम लोगों ने विचारात्मक निबंध उठाए थे, ठीक है। और टॉपिक हमारा था आई थिंक सो आई एम। मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। और एक सजेशन मेरा होगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज कर रहा हूं। जिस भी टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिस भी टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उस टॉपिक के दो पार्ट होंगे। एक डिस्कशन और दूसरा पार्ट हमारा होगा फॉर्मेटिंग का पार्ट। ठीक है। डिस्कशन में हमारा जो फोकस होगा टॉपिक से जुड़े विभिन्न आयामों को खोलना। और यहां पर फॉर्मेटिंग में हमारा अप्रोच होगा स्ट्रक्चरिंग। जिस स्ट्रक्चर तैयार करने में इसका क्या होगा, एप्लीकेशन होगा। अब आपसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप इस चीज को समझें। आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि घर जाने के बाद इनका राइटिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि मोटा मोटी एक स्ट्रक्चर आपके पास उपलब्ध है, डिस्कशन उपलब्ध है। उस स्ट्रक्चर को और आप डेवलप कर सकते हैं, ये स्पेस आपके पास है। तो उसको डेवलप करने के बाद फिर आप लिखना शुरू करें। क्लियर? तो इस अप्रोचेज के साथ हम बढ़ेंगे। आज जो पिक कर रहा हूं मैं, एक ऐसा टॉपिक जो जीएस ओरिएंटेशन रखता है, समझे? वह भी विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में ही आएगा। बस फर्क यह है कि वह विचारात्मक तार्किक निबंधों की श्रेणी में आता है। जैसे आप लें, भारत ने जुडिशियल डेमोक्रेसी की संकल्पना दुनिया के सामने रखे। जिसने एक ऐसे सिविल समाज या एक ऐसे
सभ्य समाज को गढ़ा, जो अपने आप में भिन्न एवं विशिष्ट है। India has thrown up a form of judicial democracy that has nurtured a kind of civil society, which is uniquely its own. ठीक है, टॉपिक समझ में आया या कोई डाउट है? क्योंकि जब ऐसे राइटिंग की बात आती है, बार बार मैं कहता हूं, सबसे पहले टॉपिक समझें और कोर थीम ऑफ द टॉपिक को समझने की कोशिश करें। नहीं तो अगर हम देखें यहां पर बात की क्या की जा रही है, बात यहां पर भारतीय लोकतंत्र की जा रही है। या आप कह लें लोकतंत्र के संदर्भ में भारतीय योगदान की चर्चा हो रही है। लोकतंत्र के संदर्भ में भारतीय योगदान की चर्चा हो रही है। और डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में जो इंडियन कंट्रीब्यूशन की यहां पर चर्चा हो रही है, इस कंट्रीब्यूशन के दो आयाम हैं। एक जुडिशियल डेमोक्रेसी की संकल्पना, और यह जुडिशियल डेमोक्रेसी जो है भारत का अभिनव प्रयोग है। यह भारत का अभिनव प्रयोग है। यह इंडियन इनोवेशन है डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म पर। और ये जो भारत का डेमोक्रेटिक इनोवेशन है,
इस डेमोक्रेटिक इनोवेशन ने क्या किया है? नहीं, इसने स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिविल सोसाइटी को नर्चर किया है। स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिविल सोसाइटी को इसने गढ़ा है। नहीं, जो अपने आप में अनूठा। बातें स्पष्ट हुई? नहीं, तो सवाल यहां पर यह उभर कर आता कि अगर इस प्रश्न को हमें रिस्पोंड करना है और प्रॉपरली रिस्पोंड करना है तो हमें जानना होगा जुडिशियल डेमोक्रेसी क्या है, हमें यह जानना होगा, हमें यह जानना होगा सिविल सोसाइटी क्या है, बातें स्पष्ट हुई? हमें यह जानना होगा कि इस जुडिशियल डेमोक्रेसी ने कैसे गढ़ा, इस स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिविल सोसाइटी को कैसे गढ़ा, एंड एट द सेम टाइम जो है जब हम इसकी चर्चा कर रहे तो हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि ये जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिविल सोसाइटी है यह क्या है। बातें स्पष्ट हुई? तो अब अगर आप जाकर के देखें तो कोर थीम ऑफ द टॉपिक आपके सामने है या कोई डाउट है? कोर थीम ऑफ द टॉपिक आपके सामने है। अब अगर लिखना हो तो लिख लेंगे, बतलाइए। लिखवाऊंगा। अब मैं पहले डिस्कशन वाले मोड की तरफ आता हूं। यहां से आपको डिमांड ऑफ द टॉपिक पता है। सवाल यहां पर उभर करके आता, ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल डेमोक्रेसी, न्यायिक लोकतंत्र, न्यायिक लोकतंत्र। अब जुडिशियल डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो यह दो शब्दों के मेल से बना है। क्या है? यहां पर जो शब्द है
जुडिशियल न्यायिक। और दूसरा टर्म क्या है? लोकतंत्र। और ये दोनों शब्द क्या हैं? मेल हैं या बेमेल? अगर आप जाकर के देखें तो ये जो दोनों शब्द हैं ये बेमेल हैं। अगर इनमें जाकर के देखें तो एक इनकंसिस्टेंसी आपको दिखाई पड़ेगी। एक इनकंसिस्टेंसी आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी, असंगतता दिखाई पड़ेगी। अब क्यों असंगतता दिखाई पड़ेगी यह समझना होगा। नहीं, बार बार मैं कहता हूं ना, आंसर लिखना यह लास्ट स्टेज है। आंसर लिखने के पहले, आंसर लिखना शुरू करने के पहले हमें कोर थीम ऑफ द टॉपिक समझना होगा। और कोर थीम ऑफ द टॉपिक समझने के लिए आवश्यकता किस बात की है? जिस टेक्निकल टर्म का प्रयोग किया गया है प्रश्न में, हम उस टेक्निकल टर्म से अच्छी तरह से वाकिफ हो। सबसे पहले हम मूव करें डेमोक्रेसी की तरफ। डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में हम देखें तो जो लोकतंत्र की अवधारणा है, नहीं तो डेमोक्रेसी के 3 कंपोनेंट की बात करते हैं। किस किस कंपोनेंट की बात करते हैं? हम बात करते प्रतिनिधित्व की, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। हम किसकी बात करते? भागीदारी की बात करते। हम पार्टिसिपेशन की बात करते। और हम किसकी बात करते? हम उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही की बात करते। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्हीं तीन के कंटेक्स्ट में ना हम डेमोक्रेसी को डिफाइन भी करते। नहीं? और अगर डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में आप देखें तो लगातार एक बात मैं दोहराता रहा हूं, डेमोक्रेसी में नहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट का की संकल्पना है। सरकार जो होगी वो कैसी होगी? लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार होगी, जन निर्वाचित सरकार होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। नहीं, और यह इलेक्टेड गवर्नमेंट किस पर आधारित होगा?
बहुमत। इसीलिए डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं? इसीलिए डेमोक्रेसी को जो है बहुमत का शासन कहते नहीं। लेकिन अगर आप गौर करें, हमारे जो आपके साथ डिस्कशन हुए अब तक, उस डिस्कशन में लगातार हमने क्या फोकस किया? मेजॉरिटी से गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है, लेकिन लोकतंत्र की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस, इसकी सफलता, इसका आधार क्या है? कंसेंसस बिल्डिंग। आम सहमति का निर्माण। क्योंकि यही आम सहमति क्या करती है? यही आम सहमति लोकतंत्र की, कंसेंसस बिल्डिंग, डेमोक्रेसी की क्या करती? तो लोकतंत्र की व्यापक स्वीकार्यता को सुनिश्चित करना, या डेमोक्रेसी की व्यापक स्वीकार्यता को सुनिश्चित करती है। उसके वाइडर एक्सेप्टेंस को इंश्योर करती है। अगेन अगर आप जाकर के देखें तो ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती नहीं, ये किसके लिए होती है? फॉर हूम? तो हम लोग कहते हैं ना, फॉर द पीपुल। किसके लिए होती है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, फॉर द पीपुल। और फॉर द पीपुल का मतलब फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपुल। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हम क्या अपेक्षा करते हैं? लोगों की बेहतरी के लिए। बातें स्पष्ट हुई? अब आते हैं जुडिशियल। जुडिशियरी जो है वह किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो जुडिशियरी अगर हम देखें तो ये अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती, नहीं? और जुडिशियरी की प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति क्या है? अनिर्वाचित स्वरूप, अनइलेक्टेड नेचर। तो जुडिशियरी का नेचर क्या होता है? जुडिशियरी का नेचर इलेक्टेड नहीं होता, अनइलेक्टेड होता है।
नहीं? और अगर कहें तो जुडिशरी में जो लोग बैठे होते वो विशिष्ट सोच, विशिष्ट मत का प्रतिनिधित्व कर रहे होते। बातें समझ रहे हैं या नहीं? अब अगर आप ला करके देखें, अगर जुडिशरी के नेचर और कैरेक्टर की बात करें, जुडिशरी के अगर नेचर और कैरेक्टर की बात करें तो मैं कहना चाहूंगा, क्या मैं कहना चाहूंगा, नाइदर जुडिशरी का नेचर और कैरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, नॉर या पार्टिसिपेटिव होती है। और जुडिशरी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, नाइदर रेस्पॉन्सिबल नॉर अकाउंटेबल। ये बातें स्पष्ट हुई या नहीं? इनमें से कुछ भी जुडिशरी के साथ होता। सर वो अपने द्वारा दिए गए डिसीजन के प्रति तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या? वो अपने द्वारा दिए गए डिसीजन के प्रति हाँ, रिस्पॉन्सिबल होंगे ना? होते हैं, होते हैं। यदि कोई डिसीजन वो होते हैं। अरे होते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मोस्ट ऑफ द केस में तो होते हैं। अब जबरदस्ती नहीं करें, जबरदस्ती करेंगे तो दिक्कत होगी। जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते नहीं, तो स्पेशल प्रोटेक्शन जजेज को मिला हुआ है या नहीं? गंभीर से गंभीर भूल को भी कदाचार नहीं माना जाएगा। ये क्या है? नहीं, मनमोहन सिंह ने भूल की या नहीं की, उनकी सरकार की ओर से भूल हुई या नहीं हुई? नहीं, ठीक है। करप्ट प्रैक्टिसेज को उन्होंने अडॉप्ट किया या नहीं किया, लेकिन परसेप्शन ऐसा निर्मित हुआ और इसकी सजा उनकी सरकार को मिली। और ऐसी सजा मिली उनकी सरकार और उनकी पार्टी को कि 3 टर्म से वो पावर से बाहर है। रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? आज अगर आप जाकर के देखें तो देश के विभिन्न हिस्सों में कुदाल लेके हम पहुंच रहे हैं ना, गड्ढा खोदने के लिए, नहीं? और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को सीजेआई DY चंद्रचूड़ के एक ऑब्जर्वेशन ने इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को क्या किया? उत्प्रेरित किया। उसी को जस्टिफिकेशन का आधार बनाया गया। और आज देख लीजिए, क्या आपको लगता है कि कभी जस्टिस चंद्रचूड़ को उनके इस ऑब्जर्वेशन के लिए पनिश किया जाएगा? मेरी बातें समझ में आई या नहीं? नहीं? जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते
तो अकाउंटेबिलिटी का संबंध जो है स्पष्टता और पारदर्शिता से जाकर के जुड़ता है, नहीं, क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी से जाकर के जुड़ता है। अभी भी मुझे ध्यान है, मैं एक की बात नहीं करूंगा, नहीं, मतलब 2-3 मसला मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला मसला मैं रखना चाहूंगा याकूब मेनन की फांसी का मसला। ठीक है, आप उसके जजमेंट को पढ़ें, पढ़ने के लिए मैं कह रहा, कहीं पर भी उस जजमेंट में यह बात की गई कि याकूब मेनन को दोषी ठहराए जाने के लिए जो है पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। कहीं पर यह कहा गया, क्या कहा गया? जुडिशियरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत के समक्ष ऐसे एविडेंसेज नहीं हैं जो याकूब मेनन के इन्वॉल्वमेंट को प्रूव कर सके, और उन एविडेंसेज के आधार पर याकूब मेनन को कल्प्रिट ठहराया जा सके, दोषी ठहराया जा सके। लेकिन कलेक्टिव नेशनल सेंटिमेंट को देखते हुए याकूब मेनन को फांसी की सजा सुनाई जाती है। स्टेटमेंट पढ़ें। सवाल यह है कि किसी को आप, एक तो हमारा कानून क्या कहता है, जब तक किसी के विरुद्ध आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक वह क्या है? इनोसेंट है, निर्दोष है, नहीं? एक बात। दूसरी बात आप जाकर के देखें, किसी को भी दोषी आप घोषित करेंगे एविडेंसेज के कंटेक्स्ट में ना, और वो एविडेंसेज कैसे होने चाहिए? विदाउट डाउट। एविडेंसेज को लेकर शंका और संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे डाउट होगा, बेनिफिट ऑफ डाउट किनको मिलेगा? कल्प्रिट को जो एक्यूज्ड है उसको मिलेगा, नहीं? तो जब साक्ष्य नहीं है तो आपने फांसी की सजा कैसे सुना दी? अगर अकाउंटेबिलिटी होती तो यह बात होती। बतलाइए। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूंगा, क्योंकि 4-5 स्टेटमेंट मेरे पास में बहुत ही शानदार है जुडिशियरी पर, इसलिए अगर 2 से 3 दिन भी मुझे लग जाए तो दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं कहता हूं, अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ठीक है? अगर आप जाकर के देखें, पोजीशन किसके पास था? पोजीशन किसके पास था? बाबरी मस्जिद के पास नहीं? इस पर जो जजमेंट आया, क्या कहीं पर जजमेंट में इस बात की चर्चा है कि इस बात के प्रमाण एविडेंसेज मौजूद हैं कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाए गए? किसी एविडेंसेज की बात की गई? मतलब गजब का दोहरापन है। एक आपके पास एविडेंसेज मौजूद नहीं है, दूसरी ओर आप क्रिमिनल एक्ट मानते हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस को, और तीसरी ओर अगर यह क्रिमिनल एक्ट है तो जो एक्यूज्ड हैं उनको सजा मिली क्या? और तीसरी ओर जो है
टाइटल सूट के मामले में फैसला बिना किसी एविडेंसेज के किसके पक्ष में देते हैं? नहीं, हिंदू दावेदार जो हैं उनके पक्ष में देते। तीसरा मसला फिर, और ये एक्सेप्शन नहीं है, ऐसे मसले आपको भरे पड़े मिलेंगे। पॉलिटिकल मसलों में महाराष्ट्र वाले मसले में चले जाए, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, शिवसेना में टूट होती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाती है सरकार के निर्णय के अगेंस्ट, राज्यपाल के निर्णय के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे की सरकार जाती है? नहीं, याचिका को इंटरटेन करने से सुप्रीम कोर्ट मना करती है, कहती है हाई कोर्ट के पास जाइए। नहीं, और इधर इस जो सिचुएशन क्रिएट होता उसमें उद्धव ठाकरे रिजाइन कर देते, और बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? नहीं, आपने तो रिजाइन कर दिया। मामला क्या होता? वहीं रफा दफा हो जाता। अरे रिजाइन करने की परिस्थितियां तो आपके द्वारा उत्पन्न की गई, मामले की गंभीरता आपको समझनी चाहिए थी। मेरी बातें समझ रहे हैं ये? और एक और मसला, वाईके सवरवाल का मसला मैं रेफर करना चाहूंगा। जैसे अभी की स्थिति में देखें, बेचारे मनमोहन सिंह जी भी नहीं हैं, अरुण जेटली जी भी नहीं। पूरे के पूरे 2014 के इलेक्शन कैंपेन को याद करें, मनमोहन सिंह को सर्वाधिक भ्रष्ट, अयोग्य, अक्षम साबित करने की कोशिश की गई। ठीक है, इलेक्शन समाप्त तो होने के ठीक बाद, एक दिन बाद, इंडियन एक्सप्रेस में अरुण जेटली का लंबा इंटरव्यू आता है, और उस लंबे इंटरव्यू में मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए उन्होंने जो है, नहीं, तमाम आरोपों को राजनीतिक करार दिया। ये तो देखने की चीज है ना, ऑन द रिकॉर्ड है ना, ऑन द रिकॉर्ड है। उन तारीफों का मतलब कुछ औचित्य बनता है? वाईके सवरवाल सीजेआई के पद से जब रिटायर होते, इंडियन एक्सप्रेस में लंबा इंटरव्यू चलता है, छपता है, और इंडियन एक्सप्रेस में जो इंटरव्यू छपता है उसमें उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, और सीलिंग विवाद उभर करके सामने आया था, और सीलिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया अत्यंत कठोर था। रिटायरमेंट के ठीक अगले दिन पहले इंटरव्यू में वाईके सवरवाल कहते हैं, जस्टिस वाईके सवरवाल, कि सीलिंग के मसले पर उन्हें थोड़ा ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था। बेंच शुड हैव मोर सेंसिटिव ऑन द इशू ऑफ सीलिंग। और वाईके सवरवाल के बेटे सीलिंग विवाद से सबसे अधिक लाभ जिसको मिला, डीएलएफ को मिला, डीएलएफ को मिला, और डीएलएफ के मेजर स्टेक होल्डर उनके बेटे थे। 25% स्टेक जो है वाईके सवरवाल के बेटे के पास था। तो ये सारी बात मैंने किसके कंटेक्स्ट में की? आपने जुडिशियरी के जिस अकाउंटेबिलिटी की बात की, मैंने उसके कंटेक्स्ट में ये बात की। बातें स्पष्ट हुई हैं।
हाँ, कुछ बोलना चाह रही थी मोना? जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अकाउंटेबल रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है या कोई भी गवर्नमेंट जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति होती है या नहीं? लेकिन उस अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित कौन करता है? जुडिशरी अपने आप कर देती है या कोई माध्यम भी चाहिए? सामान्य स्थिति में सो मोटो की बात मत करें, माध्यम कौन बनते हैं? ठीक है, अब मैं आता हूं। ये बात समझ में आई? नहीं? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं, ऑफ द पीपुल नहीं, और यहां नहीं, एक संभावना क्या है? ये दोनों अगर नहीं है तो बचा क्या? फॉर द पीपुल। अब बातें स्पष्ट हुई या कोई डाउट है? इसी के कंटेक्स्ट में ना हम कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की बात करेंगे या इससे डिफरेंट कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे? बतलाइए। ये बातें समझ में आई या नहीं? तो अब सवाल यह उठता, अब इनकंसिस्टेंट कैसे हैं दोनों, ये बात समझ में आई। अब बात उठता, जब हम जुडिशियल डेमोक्रेसी की बात करते, व्हाट डज इट मीन? Meaning of judicial democracy. तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ऐसा लोकतंत्र जिसमें न्यायपालिका की अहम भूमिका हो। ऐसा लोकतंत्र जिसमें न्यायपालिका की अहम भूमिका हो।
इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल ऑफ जुडिशियरी इन डेमोक्रेसी। और यहां पर हम जुडिशियरी की अहम भूमिका की बात कर रहे हैं इन डिफेंडिंग डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को बचाए रखने में। और लोकतंत्र को बचाए रखने का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने में। नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने में कि लोकतंत्र फॉर द पीपुल हो। डेमोक्रेसी क्या हो, इस बात को इंश्योर करने में कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल हो। सॉरी, ठीक है। तीसरी बात अगर मैं कहूं, इसकी अहम भूमिका होती है डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। नहीं, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को इंश्योर करने में। नहीं, और यह सब कैसे होगा? यह सब कैसे होगा? डेमोक्रेसी ये सब काम कैसे करेगी? जब बैलेंस न्यायपालिका के जब बैलेंस न्यायपालिका की ओर झुका हो।
मिनट, 2 मिनट का समय लूँगा। एक्सट्रीम आते हैं बेनिफिट्स मिल रहा है तो करते हुए नौकरी हो गई क्या समझे हम एस्टिमेट में दिखते हैं जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं तब पता चलेगा बेचारी इसको नहीं मिलता है विद्या लेकिन कंफ्यूजन हो गया। जरूर ताकत था हाँ ऐसा 10-20 हम डेढ़ सुन सकते बोले सकते इसका तो आज भी नहीं ठीक है। तो जिस चीज़ की मैं चर्चा कर रहा था, अगर आप देखें पहले मैंने आपके साथ इस चीज़ की चर्चा की कि बेसिकली देखें जुडिशियल डेमोक्रेसी के का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन इसका है। इसका जो है कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन है
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ, क्योंकि जब आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सुपरमेसी किसकी होती है? सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, व्हिच इज इलेक्टेड इन नेचर, क्योंकि यही क्या है? इलेक्टेड बॉडी है। और यहां जुडिशियल डेमोक्रेसी में क्या देख रहे हैं? अगर जुडिशियल डेमोक्रेसी में अगर आप जाकर के देखें, न्यायपालिका का वर्चस्व ना भी हो, तो भी संतुलन किसके पक्ष में होता है? संतुलन जुडिशियल के पक्ष में होता है। नहीं, अब बातें समझ में आई? बढ़ूं यहां से आगे? तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक इस कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन को नहीं समझेंगे ना, आपके आंसर में जो चीजें आनी चाहिए। अब जुडिशियल डेमोक्रेसी को हम डिफेंड किस कंटेक्स्ट में करेंगे? अगर ये चीजें हैं तो सवाल यह उठता, हाउ इट कैन बी डिफेंडेड? नहीं, इस सिनारियो में हाउ इट विल बी डिफेंडेड? तो इसको डिफेंड करने के हमारे पास जो है ना, इसको डिफेंड करने के केवल और केवल एक बेसिस है, इनफैक्ट दो कह लें। नहीं, एक हमारे पास क्या है? फॉर द पीपुल का कॉन्सेप्ट। नहीं, डेमोक्रेटिक सेटअप फॉर द पीपुल हो, इसको इंश्योर करने में इसकी भूमिका होती है। इसके आधार पर आप इसको डिफेंड कर सकते। दूसरी बात, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित करने में। इसमें भी इसकी अहम भूमिका होती है। और तीसरी बात अगर हम कहें, इंडियन डेमोक्रेसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, संवैधानिक लोकतंत्र है भारत। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, संवैधानिक लोकतंत्र में सर्वोच्चता किसकी होगी? तो संविधानवाद को इंश्योर करने में गॉट इट? बढ़े आगे? यहां तक में कोई कंफ्यूजन है? अभी केवल हम उसी टर्म पर हैं, जुडिशियल डेमोक्रेसी टर्म पर है। अब मैं आता हूं। हाँ, जुडिशरी में लोग जो बैठे होते हैं
तो विशिष्ट सोच विशिष्ट मत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये लाइन समझ में आया। वो अल्पमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 इसको लेते जाइए। नंबर 2 अगर आप जाकर के देखें, वो कौन लोग हैं, भारतीय समाज के किस हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो भारतीय समाज के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हाईली क्वालिफाइड है। मतलब क्वालिफाइड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो क्या है? हाईली क्वालिफाइड है। नहीं, जिसके पास कानून की बारीकियों की समझ है। ठीक है, और कानून के जानकारों की खासियत क्या होती है मतलब आपने तो लॉ किया भी है, तो उनकी खासियत क्या होती? क्लाइंट आपको पैसा किस चीज का देता है? नहीं, क्या वहां आपकी प्रतिबद्धता कानून के प्रति होती है या क्लाइंट के प्रति होती है? क्लाइंट के प्रति होती है। नहीं, और यह प्रतिबद्धता झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के लिए आपको बाध्य करती है, उत्प्रेरित करती है। नहीं, तो बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, आप कमाई किसकी खाते हैं? कानून की जानकारी की, और एक से एक लूप होल्स को पकड़ते हैं आप, जिसके आधार पर क्लाइंट को बचाया जा सके। जैसे प्रशांत किशोर जी वाले मसले को देखें, कल एक पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, उनका सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि सारा कुछ हमने ही ट्रांसक्रिप्ट किया। प्रशांत किशोर जी को तो जेल भेजा जा चुका था, हमने ही बचाया। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ये भूल गए कि दरअसल सरकार ने बचाया, क्योंकि सरकार को लगा जेल भेजने के खतरे ज़्यादा हैं, फायदे कम हैं, तो बेहतर है कि किसी तरह गले में पड़ी हड्डी को निकाला जाए। मेरी समझ यही कहती है। क्या ऐसा ही है, क्योंकि वो जो कंडीशन दिया गया था बिल लेने से इनकार किया गया, तो कंडीशन हटा दिया। समझे? तो अब अगर आप जाकर के देखें, तो उन्होंने एक तर्क दिया कि हम जब पहुंचे, जब मुझे जानकारी मिली तो सोचे जाते जाते अपने नेता से मिल लें, तो हमें पता चला कि एमएलसी हुआ ही नहीं है, जो मस्ट है। तो आप इस चीज को समझने की, उसी के कंटेक्स्ट में हमने बात की, वो हमारी आपकी सोच को रिप्रेजेंट नहीं करते, एक विशिष्ट सोच को रिप्रेजेंट करते, समझे? और वह सोच बहुमत की सोच नहीं है, वो सोच अल्पमत की सोच है, माइनॉरिटी ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर यहां के कंटेक्स्ट में देखें, तो एक और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, इंडियन कंटेक्स्ट में क्या पाते हैं? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ता, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में दिखाई पड़ता? इसका ट्रांसफॉर्मेशन जुडिशियल डेमोक्रेसी में दिखाई पड़ता है। और अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जुडिशियल डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ता, तो इसके पीछे रीजन क्या है?
वे कौन से रीजन हैं जिसके कारण पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जुडिशियल डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखती है। तो अगर आप जाकर के देखें तो इसके दो कंटेक्स्ट हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूट इसका है, और दूसरा अगर आप जाकर के देखें सिचुएशनल रूट, जो सिचुएशनल रूट्स जो है एज ए कैटलिस्ट का काम करता है, या किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। या उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रूट्स का मतलब क्या है? इसको अगर हम एलैबोरेट करें, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। मूलाधिकारों का संरक्षक कौन है? नहीं, अगेन अगर आप मूव करें, ठीक है, स्टैच्यूरी वैक्यूम को भरने की अनुमति किसके पास है? स्टैच्यूरी और लीगल वैक्यूम को भरने की शक्ति किसके पास है? नहीं, अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, जुडिशियल रिव्यू की ऑथोरिटी किसके पास है? अगेन अगर आप जाकर के देखें, पूर्ण न्याय के लिए किसको अधिकृत किया गया है? आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय के लिए किसको अधिकृत किया गया है? ठीक है। अब अगर मूव करें, जब यहां पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, यहीं पर हम चर्चा करें कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या पुनर्व्याख्या का अधिकार किसके पास है? इंटरप्रिटेशन और री इंटरप्रिटेशन की ऑथोरिटी किसके पास है? और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? सरकार के अन्य अंगों के सापेक्ष क्या कर रही हैं?
सरकार के अन्य अंगों के सापेक्ष जुडिशियरी की स्थिति को मजबूत बना रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को किसकी तरफ शिफ्ट कर रही हैं? जुडिशियरी की तरफ शिफ्ट करना। अरे चेक एंड बैलेंस है कहां? रह गया? सब बात एक साथ मत डिस्कस करें। सब बात एक साथ डिस्कस करेंगे तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी। सारे तर्क एक साथ मत दें। अगर देंगे तो काउंटर क्वेश्चन को हैंडल करना मुश्किल होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूट है ना जुडिशियल डेमोक्रेसी के। और सिचुएशनल क्या है? सिचुएशनल की व्याख्या हम कैसे करेंगे? तो सिचुएशनल अगर आप मूव करेंगे तो पहला डायमेंशन क्या उभर कर आता है? पहला डायमेंशन उभर करके आता है मूल ढांचे की संकल्पना। देखिए सारी चीजें आप जान रहे हैं। केशवानंद भारती केस 1973 नहीं, दूसरा क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेनका गांधी केस 1978। थर्ड अगर मूव करें PIL की संकल्पना और इसकी पृष्ठभूमि में अगर किसी एक फैक्टर ने अहम रोल प्ले किया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जुडिशियल डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्म करने में, किसी एक फैक्टर ने, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? PIL को जाता है। मतलब पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को इसने परिवर्तित कर दिया है। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें नहीं, अनुच्छेद 37 की नवीन व्याख्या रंजना द्विवेदी केस में क्या कहा गया 1983 में कि DPSP के अंतर्गत जो निर्देश दिए गए हैं वो केवल कार्यपालिका और विधायिका को निर्देश नहीं है, न्यायपालिका को दिए गए निर्देश भी हैं। मतलब न्यायपालिका भी इसके दायरे में। नहीं, नेक्स्ट अगर मूव करें जजेज अपॉइंटमेंट
दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती? न्यायाधीशों के द्वारा की जाती। दूसरी जगह आपको इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ने दीजिए ना मुझे। क्यों गलत है ऐसा कहना? क्या व्यावहारिक रूप से? तो फिर टस्ल क्यों है? एनजेसी को रद्द क्यों किया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों ठहराया गया? ओह, ऐसा था एनजेसी में? नानी के सामने ननिहार के किस्सा नहीं। अभी जो पूरा का पूरा टस्ल है, कार्यपालिका चाह रही है जजेस के अपॉइंटमेंट में अपर हैंड मेरा हो, और जुडिशरी चाह रही है अपर हैंड हमारा बना रहे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म क्या था? अभी उसमें मैं नहीं उलझूंगा। प्राइमेसी कार्यपालिका की थी नहीं, और कंसल्टिंग अथॉरिटी किसके पास थी? तो जिसकी कंसल्टिंग अथॉरिटी थी उसकी प्राइमेसी हो गई, और जिसकी प्राइमेसी थी उसकी भूमिका फॉर्मल हो गई। और इस सब के पृष्ठभूमि में क्या है? इसकी पृष्ठभूमि में जाकर के देखें तो दो चीजें, कमजोर कार्यपालिका, विधायिका, और दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की निम्न शाख, निम्न या गिरती शाख विश्वसनीयता। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? जब तक ये पूरी यही चीजें हैं ना, जो इंडियन डेमोक्रेसी के जुडिशियल डेमोक्रेसी होने का आभास देता है, जिसके आधार पर आप ऐसी बात की जा रही है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न उभरता, क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई ऐसा है? कैसा? तो भारतीय लोकतंत्र, न्यायिक लोकतंत्र, नहीं? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इसका आंसर क्या होगा? नो। क्यों? नहीं, कारण यह है क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी एट द ट्रांजिशन, यह भारतीय लोकतंत्र का संक्रमण काल है। यहां पर सर्वोच्चता किसकी है? सर्वोच्चता संविधान की। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो न्यायपालिका को भी क्या करना होता? न्यायपालिका को भी
संविधान के दायरे में रहकर काम करना होता। जुडिशियरी कांट क्रॉस द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी को संवैधानिक दायरे के अतिक्रमण की छूट नहीं। अगर इसके कंटेक्स्ट में मूव करें तो अगर आप जाकर के देखें, अब भी संसद संप्रभु। क्यों? क्योंकि भारत में संप्रभुता किसमें अंतर्निहित है? संप्रभुता विद द पीपुल ऑफ इंडिया में अंतर्निहित। सॉवरेंटी जो है वी द पीपुल ऑफ इंडिया में अंतर्निहित है। नहीं, दूसरा, जरूरत पड़ने पर संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पलटना। और इसको बड़ी आसानी से 24th 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले मसले में देख सकते हैं। और ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अब भी संसद संप्रभु है। क्यों? तो संसद के दबाव में न्यायपालिका का बदला रुख। चाहे आप इस बदले हुए रुख को फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी के कंटेक्स्ट में देखें, चाहे आप न्यायपालिका के इस बदले हुए रुख को नहीं, जुडिशियल एक्टिविज्म के कंटेक्स्ट में देखें। यह संसद का दबाव ही है जिसके कारण अगर आप देखें तो जुडिशियल रेस्ट्रेंट दिखाई पड़ता। न्यायपालिका हस्तक्षेप करने से परहेज कर रही है। अगेन अगर आप जाकर के देखें, पीआईएल के प्रति बदला रुख, पीआईएल के प्रति अब पहले वाला रुख है नहीं। टरकाने के कई सारे माध्यम न्यायपालिका ने चुन लिए। एक पॉपुलर मीन्स क्या है? हाईकोर्ट के पास जाइए, नहीं। दूसरा पॉपुलर मीन्स क्या है? दूसरा पॉपुलर मीन्स है पीआईएल के कंटेक्स्ट में आप देखें, वो रिजेक्ट भी करती है, वो फाइन भी करती है। ठीक है, ये बातें स्पष्ट हुई यानी
अब आपकी बात आ गई सारी, ठीक है। तो जब भी स्ट्रक्चर तैयार होगा तो जुडिशियल डेमोक्रेसी के कंपोनेंट क्या क्या होंगे, एंड एट द सेम टाइम हमें यह भी देखना होगा कि ऐसा कहना क्यों उचित नहीं है। नहीं, और भी चीजें इसमें आप डाल सकते। जैसे अगर आप देखें, मैंने यहां पर चर्चा की संसद संप्रभु, अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, संसद सर्वोच्च है संवैधानिक दायरे में, आज भी संसद सर्वोच्च है संवैधानिक दायरे में। आप इसको एलैबोरेट करना चाहें, संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना, आप इसको यह करना चाहें संसदीय कार्यवाही की न्यायपालिका द्वारा जांच नहीं, मतलब अगर देखें तो न्यायपालिका के लिए लक्ष्मण रेखा आप भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण रेखा मौजूद नहीं है। अगर आप लेकर के चलें, नहीं कल के डेट में ऐसे में पूछ दिया जाए भारतीय लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र या न्यायिक लोकतंत्र, अब तो उसको रेस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे या कोई डाउट है? घर पर ट्राई करना है तो इसको ट्राई कीजिए, टॉपिक लिख लीजिए। इंडियन डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और जुडिशियल डेमोक्रेसी। ठीक है, अब कल जो है मैं इसके किस पार्ट को पिक करूंगा, क्योंकि अभी तो इसी को डिस्कस किया है आपके साथ, इतनी पर ही न चर्चा हुई। अभी इस पर चर्चा क्या है, अभी इस पर चर्चा बाकी है ना। सिविल सोसाइटी को कैसे नर्चर किया ये तो सेकेंडरी है। ये सिविल सोसाइटी है क्या, सिविल सोसाइटी की डेमोक्रेसी में क्या भूमिका होती, सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी में इस भूमिका का निर्वाह कैसे करती, तब ना बात होगा, उसके आगे की बात होगी, समझे। और 4 से 5 स्टेटमेंट हैं इस पर, यह चर्चा जहां खत्म करूंगा 4 से 5 स्टेटमेंट हैं जो ऐसे पोटेंशियल के हैं। भिखू पारेख के स्टेटमेंट हैं, नेहरू के स्टेटमेंट हैं और एक स्टेटमेंट प्रताप भानु मेहता के। इसलिए आप लोगों को कहते हैं पेपर पढ़िए, क्योंकि ये चीज जीएस के किताब से नहीं होगा, होगा जीएस की किताबों के और हिंदी पेपर से भी नहीं होगा, भास्कर और प्रभात खबर से, क्योंकि हिंदी के न्यूज़पेपर को जो है एडवर्टीजमेंट छापने से फुर्सत ही नहीं है, और एडवर्टीजमेंट पर जिसकी निर्भरता होगी वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा, हनुमान को हटा दे चालीसा का पाठ करेगा।
जो एडवर्टीजमेंट देगा उसकी 40 का। ठीक है, तो कल आज यहीं रहने दे, कल फिर हम क्या